सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉलिड केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, इसको समझना बहुत आसान है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को किस प्रकार से समझा जा सकता है। एक्चुअल में जब कभी भी हम सॉलिड की स्टडी करते हैं तो सॉलिड के अंदर हम सॉलिड को एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टडी करते हैं। सॉलिड केमिस्ट्री के अंदर जो सॉलिड होता है उसका एक स्पेसिफिक क्रिस्टल का हम निर्माण करके स्टडी करते हैं, और ये क्रिस्टल एक्चुअल में एक रेक्टेंगुलर शेप या फिर कुछ पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, गामा, इंटरफेसियल एंगल, इसके बेस पर बनता है। तो बिफोर द डिस्कस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज का। टर्मिनोलॉजीज लाइक, पहला टर्मिनोलॉजी लाइक एड्ज, एड्ज किसे कहा जाता है। सेकंड, फेस किसे कहा जाता है। और थर्ड, इंटरफेसियल एंगल किसे कहा जाता है। इंटरफेसियल एंगल किसे कहा जाता है। इन टर्मिनोलॉजीज को समझने के बाद ही सॉलिड के अंदर हम क्रिस्टल लैटिस को समझ पाएंगे और यूनिट सेल की स्टडी कर पाएंगे। एड्ज की बात करते हैं तो जब कभी भी हम क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करने के दौरान हम कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए मानना है कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका एड्ज। आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक क्यूब के अंदर कितने एड्ज पाए जाते हैं, कितने कॉर्नर्स पाए जाते हैं और कितने फेस पाए जाते हैं। ये लीजिए, ये एक क्यूब का एड्ज हो गया। फेस की बात करूं तो ये एक क्रिस्टल लैटिस होगा। इस क्रिस्टल लैटिस के इस पॉइंट को हम बोलते हैं फेस, ये एक फेस होता है। इंटरफेसियल एंगल किसको बोलते हैं। जब भी हम क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के दौरान जब दो कोई फेज आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, वहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। इसी एंगल को हम बोलेंगे इंटरफेसियल एंगल, इसी को हम बोलेंगे इंटरफेसियल एंगल। ये होता है इंटरफेसियल एंगल। इन टर्मिनोलॉजी को जब हम समझ जाते हैं तो अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। एक्चुअल में जब कभी भी कोई सॉलिड होता है वो छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण करता है। इसी को हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, तो हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस ये कहेंगे कि द 3D अरेंजमेंट, द 3D arrangement of constituent particle, the 3D arrangement of constituent particle, constituent particle is known as crystal lattice, crystal lattice और space lattice, crystal lattice और space lattice। ये लीजिए, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, यहां पर होगा इन स्पेस। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को त्रिविम आकाश में, 3 डायमेंशनल में जिसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है उसे ही बोला जाता है। अरेंज करने के बाद जो हमको एक लैटिस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस में एक और पॉइंट आपको जानना है, वो है आपका लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है ये लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट के बारे में ये कहते हैं कि द 3D अरेंजमेंट
constituent particle, the 3D arrangement of constituent particle is represented by a point, एक बिंदु के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ही बोला जाता है नोन एज लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जब भी कभी हम क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो लैटिस पॉइंट को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि हम किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन कर सके। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट कि लैटिस पॉइंट आर joined by straight line to define by straight line to define ये लीजिए स्ट्रेट लाइन टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस, द स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस। ये लीजिए, ये होता है क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। दोबारा बोलता हूँ, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट क्या होता है। मैंने सिंपल सी बात की कि 3 डायमेंशनल त्रिविम आकाश में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे बोला जाता है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है आपका एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक रेगुलर शेप में अरेंज किया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। और लैटिस पॉइंट क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम अरेंज करते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ही बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और इन लैटिस पॉइंट को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है ताकि एक क्रिस्टल लैटिस को हम डिफाइन कर सके। ये होता है जी आपका क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। आगे अब बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल होता क्या है, तो शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि जो यूनिट सेल होता है वो यूनिट सेल आपस में 3D रिप्रेजेंटेड त्रिविम आकाश में बार बार रिपीटेशन के द्वारा, छोटे छोटे यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल रिपीटेशन के बाद जो बड़ा सा स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। दैट मीन्स ये कह सकते हैं अगर हम कोई बड़ा सा दीवाल है और उस बड़े से दीवाल को हम क्रिस्टल लैटिस मानते हैं तो उस दीवाल के निर्माण में जो ईंट यूज हुआ है उसको हम एक यूनिट सेल कहेंगे। तो क्या होता है यूनिट सेल के बारे में, हम ये लिख सकते हैं यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, यूनिट सेल is the smallest repeating unit, smallest repeating unit by which we form a complete crystal lattice, crystal lattice known as unit cell, unit cell। ये लीजिए, यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है तो ये यूनिट सेल कंटिन्यूअस होते हैं। दैट मीन्स एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरा ईंट के ऊपर तीसरे ईंट, ये कंटिन्यूअस रहता है। इनके बीच में देयर शुड बी नॉट गैप, इनके बीच में किसी भी प्रकार की गैप नहीं पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये लिखेंगे कि पहली बात, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल
लैटिस, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वक्त पढ़ रहे हैं और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे बोला जाता है यूनिट सेल। दूसरी बात मैंने बोला देयर शुड बी नॉट गैप इन क्रिस्टल लैटिस। क्या लिखेंगे? देयर शुड बी नॉट गैप बिटवीन यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के समय जो यूनिट सेल इस्तेमाल होते हैं या जो यूनिट सेल यूज किए जाते हैं उन यूनिट सेल के बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं पाया जाता है। दैट इज यूनिट सेल आर कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल आर आइडेंटिकल फॉर वन टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक प्रकार की वन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। एक ही प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल यूज किया जाता है वो आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि कोई एक दीवार है उसको हम क्रिस्टल लैटिस माने तो जो ईंट यूज किए जा रहे हैं वो आइडेंटिकल होगा। दैट मीन्स जो ईंट है वो समान रूप में पाए जाएंगे, उनकी आकृति और उनका आकार समान होगा। ये यूनिट सेल हुआ और यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये लीजिए। ये आपका एक यूनिट सेल हुआ और ऐसे ही यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल रिपीटेशन के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस। तो चलिए बनाते हैं और ये हो गया आपका दूसरा क्रिस्टल। ये तीसरा यूनिट सेल और ये हो जाएगा आपका चौथा यूनिट सेल। ये लीजिए एक यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, पहला यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल और ये चौथा यूनिट सेल। इसी प्रकार ये तो 2 डायमेंशनल हो गया। आपको इमेजिनेशन करना है कि एक यूनिट सेल के सामने और एक यूनिट सेल के पीछे और एक यूनिट सेल के बगल में राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस तरीके से 3 डायमेंशनल कंप्लीट यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है और लैटिस क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक क्रिस्टल लैटिस या एक क्यूब के अंदर या दूसरा चीज, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक यूनिट सेल को कितने पैरामीटर्स के आधार पर स्टडी की जाती है। तो चलिए, एक यूनिट सेल जो होता है, ये लीजिए एक यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। फर्स्ट है आपका एड्ज लेंथ, और सेकंड है आपका इंटरफेशियल एंगल, ये लीजिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये एड्ज है आपका, ये आपका एड्ज है। ये एड्ज की बात करूं तो देखिए, ये आपका एक एड्ज हो गया, इसको मैं कह रहा हूं y एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसको मैं बोल रहा हूं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, और ठीक उसी प्रकार से ये आपका z एक्सिस हो जाएगा, या इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। ये लीजिए, ये आपका एक एक्सिस हो गया, ये आपका दूसरा एक्सिस हो गया, और ये आपका तीसरा एक्सिस हो गया। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ये है आपका x, ये है आपका y, और ये z एक्सिस। यहाँ पर यहाँ से ये आपका एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर लैटिस पॉइंट या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अभी 7 सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक ही क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर, कितने फेस होते हैं, लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। चलिए, उससे पहले बात करते हैं कि यूनिट सेल के अंदर कितने 6 पैरामीटर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस एड्ज को एड्ज लेंथ बोलते हैं, और इस एड्ज लेंथ को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु से, इस पॉइंट से ये यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपका दूसरा एड्ज लेंथ है, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है यहाँ से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को एज लेंथ बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा, और a और c के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बीटा, और b और c के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल बन रहा है उसको गामा बोलते हैं। तो यही जो 6 पैरामीटर होता है, यहाँ पर एड्ज की बात करूँ तो ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c होता है। इंटरफेशियल एंगल आपका अल्फा, बीटा और गामा होता है। इनके ही आधार पर हमारे पास जितने भी प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो क्या लिखेंगे
हम ये लिख सकते हैं कि इंटरफेस या यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप between edge length and interfacial angle total 7 types of crystal system is classified that is वो क्या है हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। चलिए वो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। आप एक टेबल बनाइए, ये लीजिए एक टेबल आप बनाइए और इस टेबल में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर बात करेंगे एज लेंथ और यहाँ पर बात करेंगे इंटरफेशियल एंगल के बारे में। ये है आपका सीरियल नंबर। टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस का स्टडी करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर, ये हो जाएगा आपका क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पर लिखेंगे एज लेंथ के रूप में हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी इसकी बात की थी। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटरफेशियल एंगल, ये इंटरफेशियल एंगल जिसको हमने यूनिट सेल के अंदर अल्फा, बीटा और गामा के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप का, या टोटल 7 टाइप्स के जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है उनके क्या क्या नाम है। पहला होता है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा होता है आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तीसरा होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, चौथा होता है आपका रोम्बोहेड्रल, पांचवा होता है आपका ट्राइगोनल, या रोम्बोहेड्रल को ही बोला जाता है ट्राइगोनल। ये होता है आपका ट्राइगोनल। पांचवा होता है आपका हेक्सागोनल, छठवा होता है आपका मोनोक्लिनिक, और सातवां होता है आपका ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो क्लासिफाइड किया गया है आपके एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के आधार पर। चलिए बात करते हैं अब इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के बारे में। एज लेंथ की बात करें तो देखिए एज लेंथ क्यूबिक सिस्टम में ए, बी और सी आपस में बराबर होते हैं।
टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में ए बी और सी, ए और बी तो बराबर होता है बट बी जो है सी के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से ऑर्थोगोनल में ए बी और सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो एज लेंथ होता है ना तो ए बी के बराबर और ना ही बी सी के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल या बोले या फिर ट्राइगोनल बोले, इसकी बात करें तो यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है, ए बी सी है, ए बी और सी, यहाँ भी वैसी ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की, तो रोम्बोहेड्रल में ए बी और सी एज लेंथ आपस में इक्वल होते हैं और हेक्सागोनल में ए बराबर होता है बी के बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी के इक्वल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मोनोक्लिनिक में ये आपस में बराबर नहीं होते हैं और ट्राइक्लिनिक में आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से एज लेंथ में डिफरेंस पाया जाता है। और उसी प्रकार से बात करें अगर इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ये पाया जाता है आपका टेट्रागोनल में। और ऑर्थोरोम्बिक में भी ये एज इट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऐसे पाया जाता है। बात करते हैं रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऐसे पाया जाता है। हेक्सागोनल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल होता है और गामा की बात करें तो गामा होता है आपका 120 डिग्री एंगल हेक्सागोनल में। बात करते हैं मोनोक्लिनिक में, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पाया जाता है और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी तरीके से बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी प्रकार के इंटरफेशियल एंगल में समानता नहीं पाई जाती है ट्राइक्लिनिक के अंदर। तो इस प्रकार से ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। चलिए, ये क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी यहाँ पर बात करते हैं ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ये किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, कोई सा भी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बोहेड्रल। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टडी करेंगे आगे टोटल नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। इससे पहले हम यूनिट सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि कितने प्रकार के यूनिट सेल हमको प्राप्त होते या मिलते हैं। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल हमको प्राप्त होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ये केवल 4 प्रकार के यूनिट सेल की स्टडी हमको करना है। और पिछला जो मैंने बताया, यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल सिस्टम में
अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की ही स्टडी हमको अभी करनी है। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने कहा 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार का यूनिट सेल कौन कौन से हैं देखिएगा। ये 4 प्रकार को मैं इस प्रकार से क्लासिफाई कर देता हूँ, ये लीजिए। जिसमें से पहला है आपका SCC टाइप, पहला है आपका SCC टाइप, दूसरा है आपका BCC टाइप, और तीसरा है आपका FCC टाइप, और चौथा है ECC टाइप यूनिट सेल। क्या होता है इस सभी का फुल फॉर्म देखते हैं। मैंने कहा कि हम स्टडी करेंगे SCC, BCC और FCC और ECC टाइप यूनिट सेल के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक सेल। SCC का फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, या इसी को ही बोला जाता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल ये होता है SCC। दूसरा बात करता हूं BCC। इसका फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। FCC का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और ECC का मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ये चारों प्रकार के यूनिट सेल की स्टडी हमको करनी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल वे सेल होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें लैटिस पॉइंट ओनली ऑन कॉर्नर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। ओनली ऑन कार्बन पर ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, ओनली ऑन कॉर्नर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। उसे बोला जाता है आपका सिंपल क्यूबिक सेल। ये लीजिए, ये होता है कॉर्नर। एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। ये चौथा कॉर्नर, ये 5वां कॉर्नर, 6वां कॉर्नर, ये 7वां कॉर्नर और ये 8वां कॉर्नर। इस प्रकार से 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के अंदर। और सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में मैं क्या बोला कि सिंपल क्यूबिक सेल आर दोज क्रिस्टल सिस्टम या दोज यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक सेल आर दोज क्यूबिक सेल इन विच लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट ओनली ऑन कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज नोन एज सिंपल क्यूबिक सेल। इस प्रकार से। ठीक उसी तरीके से बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में, तो हम ये कहेंगे, ये लीजिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल are those cell in which crystal lattice exist corner of the cube, each corner of the cube, as well as
as well as one lattice point exist on center of the cube. इस क्यूब के सेंटर पर एक लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक उसी प्रकार से एफसीसी होता है। एफसीसी टाइप यूनिट सेल की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका एफसीसी यूनिट सेल। FCC unit cell are those crystal system या FCC type unit cell या ये कहें FCC, this type of unit cell lattice point exist each corner of the cube as well as each corner of the cube as well as ये लीजिए each corner of the cube as well as each center of the face of cube। every फेज के सेंटर पर ये लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पीछे वाला फेज और ये आपका सामने वाला फेज। इस प्रकार से लेटिस पॉइंट का अरेंजमेंट जिस भी यूनिट सेल में पाया जाएगा उसे बोला जाता है फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक उसी प्रकार से एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये क्या होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चलिए इसकी बात करते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, end centered cubic cell, this type of unit cell lattice point exists every corner of the cube, every corner of the cube as well as lattice point exist at the center of two opposite phase। कोई भी दो अपोजिट फेज के सेंटर पर लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से जो यूनिट सेल होते हैं, चार प्रकार का यूनिट सेल हमको मिलता है। क्या बोला मैंने, दोबारा समझाता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपके टोटल चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एससीसी, दूसरा होता है बीसीसी, तीसरा होता है एफसीसी और चौथा होता है ईसीसी। सिंपल सी बात करेंगे कि क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी की जा रही है और क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में पहला होता है सिंपल क्यूबिक सेल या इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में लेटिस पॉइंट क्यूब के एवरी कॉर्नर पर एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को ही बोला जाता है सिंपल क्यूबिक सेल। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में ये कहेंगे कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें लेटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट वाले यूनिट सेल को बोला जाता है बेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरी बात करूं एफसीसी। एफसीसी टाइप के यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट एवरी कॉर्नर पे एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ क्यूब के अंदर पाए जाने वाले 6 फेज के सेंटर पर भी ये लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से ईसीसी में लेटिस पॉइंट क्यूब के 8 कॉर्नर पर एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ क्यूब के कोई 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को ईसीसी या एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल अरेंजमेंट बोला जाता है। कहिए यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन यूनिट सेल के अंदर हमको स्टडी करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल या टोटल नंबर ऑफ एटम।
चलिए, इन यूनिट सेल के अंदर हमको स्टडी करना है टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम बोलने का सेंस ये है कि टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर एटम है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय द वे आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और हो सकता है आयन। इस वक्त एटम है तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं यहां पर कैलकुलेशन। चलिए साइड हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम in per unit cell, in per unit cell, per unit cell, per unit cell हमको कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ एटम का। तो इससे पहले कि हम इन चारों प्रकार के जो यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक क्यूब के अंदर कितने प्रकार के एड्ज होते हैं और कितना कॉर्नर होता है, कितना फेज होता है, ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। चलिए इसके लिए मैं बात करता हूं, यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें से एक यूनिट सेल होता है, ये पहला यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल और ये तीसरा, ये चौथा। इसी प्रकार से यूनिट सेल या एक सिंपल यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से एक कंप्लीट क्रिस्टल जालक या कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किया जाता है। इसी क्रिस्टल लैटिस को ब्रेविस लैटिस भी बोला जाता है क्योंकि ऑगस्ट ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी सबसे पहले की थी, जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है, फ्रांस के मैथमेटिशियन है। चलिए बात करते हैं एक क्यूब के अंदर कितने प्रकार की चीजें होती है। या मैं इसको इस प्रकार से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वेरी गुड, ये यहाँ पे आ गया, इसको डिलीट करो। ये लीजिए, बात करते हैं। चलिए ये जो एक यूनिट सेल है इसके अंदर बात करते हैं कॉर्नर, कॉर्नर की संख्या। तो टोटल, यहाँ पर बात करूंगा टोटल नंबर, यहाँ पर लिखूंगा कंट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन in particular unit cell, in particular unit cell, पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर हम बातें करेंगे। चलिए कॉर्नर की बात करें तो एक क्यूब के अंदर टोटल 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। इधर ध्यान से देखना, ये हो गया आपका 1 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6, ये आपका 7वां और ये 8वां। इस प्रकार से आपके क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8। बात करते हैं इसी प्रकार से कॉर्नर के बाद फेस की। तो एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेजेस होते हैं। ये हो गया आपका एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज और ये चौथा फेज, ये पीछे वाला 5वां और सामने वाला 6वां फेज। 6 फेजेस होते हैं। बात करते हैं फेज के बाद अब एड्स की। एड्स की बात करें
तो एड्ज होता है आपका ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से 12 एड्ज होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होता है किसी भी क्यूब का वही होता है आपका एड्ज। यहाँ पर देख लीजिए, अगर एड्ज देखना है तो मैं यहाँ पे एक अलग से ड्रॉ करके बता सकता हूँ आपको कि ये एड्ज आपके कौन कौन से हैं। ये लीजिए, बात करूं एड्ज की तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसी प्रकार से 7वां हो गया और ये 8वां हो गया। ये हो गया आपका 9वां, ये आपका 10वां एड्ज, ये 11वां और ये 12वां। ये टोटल 12 एड्ज पाए जाते हैं एक क्यूब के अंदर। चलिए, फेस हो गया, एड्ज हो गया, कॉर्नर हो गया। सेंटर की बात करते हैं। सेंटर, क्यूब के अंदर सेंटर केवल एक ही होता है। उसके बाद बात करते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल तो एक पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में फेस डायगोनल की संख्या, तो एक जो फेस होता है उस फेस को, अब आपको बातें मेरी समझ में आने लग गई होगी शुरुआत में मैंने इसको क्यों बोला था। ये फेज हो गया, एक फेज ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कितने प्रकार के फेज हो गए, तो यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम में ये आपका एक फेज हो गया। ये लो, ये आपका एक फेज हो गया। उसी प्रकार से दूसरा फेज ये हो जाएगा आपका। तीसरा फेज की बात करूं, ये लो, ये तीसरा फेज हो जाएगा नीचे वाला, और ये हो जाएगा आपका चौथा फेज। चार फेजेस हो गए। अब आपको मैं दिखाता हूं, एक तो होता है पीछे वाला फेज, एक होता है सामने वाला फेज। कोई और कलर ले लेते हैं। ये लो, पीछे वाला फेज को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो फेज चल रहा है ये आपका पीछे वाला फेज है, जो आपका 5वां नंबर का फेज है। ये पीछे वाला फेज, और सामने वाला फेज, ये देखिए सामने वाला फेज, सामने वाला फेज ये हो जाएगा आपका। ये लो, इस प्रकार से एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 6 फेजेस प्रेजेंट होते हैं। कहिए, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये टोटल 6 फेजेस होते हैं, टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो फेज की संख्या तो 6 हो गई। अब बात करते हैं फेज डायगोनल की। तो यहाँ पर देखिए एक फेज ये हो गया। एक फेज के अंदर अगर डायगोनल की बात करूँ तो ये एक फेज के अंदर होता है 2 डायगोनल, एक फेज के अंदर होता है 2 फेज डायगोनल। तो बताइए टोटल फेज की संख्या 6 है, तो टोटल एक यूनिट सेल में टोटल फेज 6 है, तो फेज डायगोनल की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर बॉडी डायगोनल की बात करूं तो बॉडी डायगोनल होते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 4, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कौन कौन से होता है देख लीजिए, वो कौन कौन से होता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक होता है आपका ये बॉडी डायगोनल, ठीक है। दूसरा बॉडी डायगोनल होगा आपका यहाँ से, ये आपका, ये लीजिए, ये दूसरा बॉडी डायगोनल। उसी प्रकार से
ये हो जाएगा आपका तीसरा बॉडी डायगोनल और चौथा बॉडी डायगोनल, सॉरी ये हो जाएगा आपका तीसरा बॉडी डायगोनल और ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ चौथा बॉडी डायगोनल। इस प्रकार से 4 बॉडी डायगोनल एक क्यूब के अंदर पाया जाता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। जो टोटल नंबर एक यूनिट सेल के अंदर बात करें तो कॉर्नर की संख्या 8 होती है, फेस की संख्या 6 होती है, एड्ज 12 होता है, सेंटर 1 पाया जाता है, फेस डायगोनल 12 होता है, उसी तरीके से बॉडी डायगोनल 4 होता है। बट पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है ये समझते हैं। चलिए आइएगा यहाँ पे समझते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ये लो, ये सभी हटा देता हूं। इनका कंट्रीब्यूशन तो ध्यान रखिए, पहली बात कर रहा हूं मैं कॉर्नर। कॉर्नर में ये लेटिस पॉइंट एक रखा हुआ है। इस लेटिस पॉइंट का या इस कॉर्नर पे रखा हुआ लेटिस पॉइंट का पर्टिकुलर 1 यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये देखने के लिए आप ध्यान रखिए। देखिए ये जो है ये आपका एक लैटिस पॉइंट है और ये लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल में भी है, इस वाले यूनिट सेल में भी है, इस वाले यूनिट सेल में भी है और इस वाले यूनिट सेल में भी है। बट आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि मैंने बोला ये सेंटर वाला, देखिए ये सेंटर वाला, इसके बाद ये सेंटर को उठा के देखो मैंने यहाँ रखा, ये हो गया आपका एक यूनिट सेल और इस लैटिस पॉइंट के बाद एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल और चौथा यूनिट सेल। जस्ट इसके सामने 5 नंबर का 6, 7, 8 इस प्रकार से एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है और इस क्रिस्टल लैटिस में 8 क्रिस्टल यूनिट है, यूनिट सेल 8 है, जिसके सेंटर पर ये आपका लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। दैट मीन्स कॉर्नर पर प्रेजेंट एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हो जाएगा आपका 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है जी? तो हम कहेंगे 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। 1/8 कंट्रीब्यूशन इन पर यूनिट सेल। एक जो कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है उस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। ठीक उसी तरीके से बात करते हैं फेज। फेज जो होते हैं 6 होता है। एक फेज का पर्टिकुलर एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो देखिए ये वाला जो फेज है, यहाँ पर ये जो फेज है, ये लीजिए, ये जो फेज है इसका कंट्रीब्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो फेज है इसका कंट्रीब्यूशन एक तो ये वाले यूनिट सेल और दूसरा ये वाले यूनिट सेल, ये दोनों के साथ इसका कंट्रीब्यूशन है। सामने वाले के साथ तो फेज का कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। तो ये कहेंगे कि जो फेज होता है उसका पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। ठीक उसी प्रकार से एड्ज की बात करता हूँ। ये एड्ज जो है इसको ध्यान रखना, समझिए मैं समझाता हूँ इसको। ये देखिए ये वाला एड्ज है, ये वाला एड्ज, ये एज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। ये देखिए ये एज है और इस एज के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए ये जो एक एज है सेंटर पे, इस एज के एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल और सामने तीसरा और चौथा। दैट मीन्स ये जो एज है इसके संपर्क में है, ये आपका इस वाले यूनिट सेल इस वाले यूनिट सेल के संपर्क में है, इसके साथ तो नहीं है। लेकिन 3D में जब देखोगे तो ये पहला, दूसरा और सामने भी एक यूनिट सेल है और इसके बगल में भी एक यूनिट सेल है। इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 के संपर्क में ये आपका एड्ज है। दैट मीन्स एक एड्ज जो होता है एक यूनिट सेल में, एड्ज का कंट्रीब्यूशन वो होता है आपका 1/4। सेंटर की बात करें
तो एक क्यूब के सेंटर में एक ही सेंटर होता है और उस सेंटर में वो अकेला रहता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है। फेज डायगोनल की बात करें तो फेज डायगोनल, एक फेज में 2 फेज डायगोनल पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक फेज डायगोनल, दूसरा फेज डायगोनल। जब फेज जो होता है 1/2 होता है तो फेज डायगोनल का भी जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल में वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात करते हैं बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल 4 पाए जाते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1। एक यूनिट सेल में अकेला होता है। ये बॉडी डायगोनल की संख्या 4 होती है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन तो अकेले एक यूनिट में ही होता है, केवल एक यूनिट का होता है, उसका किसी और के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर हैं और उस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस कितने हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एड्ज कितने हैं उसका कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर 1 यूनिट सेल में कितना होता है, और फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल के कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल, ये आपको बताया। ये डाटा ही हमको आगे चल के अभी मदद करने वाला है नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलिए, टोटल नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, वो है आपका Z। टोटल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और ये होता है आपका फॉर्मूला 1/8। ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेज सेंटर प्लस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेंटर पर प्रेजेंट होने वाले प्रेजेंट इन सेंटर। ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता करेंगे डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होता है। चलिए बात करते हैं एससीसी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एससीसी के लिए। पहला सिंपल क्यूबिक सेल के लिए बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम Z इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम होता है या लैटिस पॉइंट जो होता है वो केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स 8 कॉर्नर पर, और 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। दैट मीन्स जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या होता है 1 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या होती है 1 एटम पर यूनिट सेल। ये होता है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। बात करते हैं सेकेंड BCC, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम Z कैलकुलेट करना। तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अभी आपको मैंने बताया कि बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट होता है वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है और इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस फेस पर तो एक भी नहीं होता है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा।
जो फेस सेंटर वाला पॉइंट है 0 हो जाएगा, और जो BCC होता है उसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर पर एक एटम या एक लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है +1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये लीजिए 8 से 8 कटेगा, 1 हो गया, 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल। तो BCC टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की संख्या होती है 2। ठीक उसी प्रकार से बात करेंगे तीसरा FCC के लिए। तो FCC टाइप का जो सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम Z = FCC। FCC टाइप यूनिट सेल के लिए मैंने आपको बताया है कि जो लेटिस पॉइंट होता है वो ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, 8 कॉर्नर जो होते हैं, साथ ही साथ 8 कॉर्नर पे होने के साथ ही साथ जो फेस होता है उस 6 फेस के सेंटर पर भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा आपका Z। तो 8 कॉर्नर पर लेटिस पॉइंट जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1/2 कंट्रीब्यूशन इन ईच फेस सेंटर 6। यहाँ सेंटर पर कोई भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 × 3 और ये 4 एटम पर यूनिट सेल, 4 एटम पर यूनिट सेल। इस प्रकार से FCC टाइप के यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आगे चल के बात करते हैं ECC टाइप के। ECC टाइप के यूनिट सेल के लिए पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना, पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना। चलिए ECC टाइप का जो यूनिट सेल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, ECC के लिए मैंने बोला था कि लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट एट 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे होने के साथ साथ कोई 2 अपोजिट फेस पर होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल। इसी टाइप के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम की संख्या होती है आपकी 2। क्लियर है? इस प्रकार से आपको आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी होता है कि ये डाटा आपको पता हो। आपको ये याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल, आपको ये याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल 1 होता है, और BCC टाइप के यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से FCC टाइप के सिंपल यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तथा ECC टाइप के यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। चलिए अब आगे चल के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आइएगा, मैं न्यूमेरिकल पहले नोट कर देता हूं। क्लियर? चलिए बात करते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको आपको जानना चाहिए, बनाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? Z कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। और क्या क्या बोला जा रहा है? लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट एट ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। प्लस क्या बोल रहा है? एट फेस सेंटर ऑफ ईच फेज। ईच फेज, कितने फेजेस होते हैं? तो 6 फेज होते हैं, और 6 फेज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। और क्या बोल रहा है? 1 लेटिस पॉइंट 8 बॉडी सेंटर। एक जो लेटिस पॉइंट है वो बॉडी सेंटर पर होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 = 1 1 =
और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज Z इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 एटम पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये लीजिए। ये ली, चलिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इफ लैटिस पॉइंट, ये भी बोल रहा है कि आपको यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यानी कि Z कैलकुलेट करना है। Z इज इक्वल टू क्या होगा, इफ लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर, लैटिस पॉइंट आपके ईच कॉर्नर्स पे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस एंड 2 लैटिस पॉइंट एट ईच बॉडी डायगोनल। क्या बोल रहा है, 2 लैटिस पॉइंट एट ईच बॉडी डायगोनल। ये तो हो गया आपका कॉर्नर की बात करते हैं आपका बॉडी डायगोनल इसके बारे में। तो एक जो क्यूबिक सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल होते हैं 4, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1, और यहाँ पर बोल रहा है कि बॉडी डायगोनल में क्या बोल रहा है, 2 लैटिस पॉइंट एट ईच बॉडी डायगोनल, दैट मीन्स इनटू 2, और ये हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकल के आएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 8, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 8 इज इक्वल टू 9 एटम पर यूनिट सेल। दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा जी। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टोक्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टोक्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। चलिए देखते हैं स्टोक्योमेट्री किस प्रकार से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। चलो बात करते हैं, फाइंड आउट द स्टोक्योमेट्री ऑफ द गिवन यूनिट सेल इफ दिस कंटेन। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है ए एट, ये लीजिए ए के बारे में बोल रहा है ईच कॉर्नर, ओके, एंड बी एट बॉडी सेंटर। ए के बारे में बोल रहा है ईच कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। बी के बारे में बोल रहा है बी एट बॉडी सेंटर, तो एक सेल के अंदर बॉडी सेंटर की संख्या 1 होती है, इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। अगर रेशियो निकाले तो ये हो जाएगा आपका 1, बी का रेशियो भी 1, दैट मीन्स हमारा स्टोक्योमेट्री निकल के आएगा A1 B1, और इसको सिंपली लिख सकते हैं AB। दिस इज द आंसर। ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है A at each corner and B at body center and O at the center of the each phase। चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है A के लिए A at each corner, 8 कॉर्नर्स पर होंगे आपका A। बात करते हैं B के बारे में, B at body center होता है आपका 1 और इसका कंट्रीब्यूशन भी होता है 1। O के बारे में बात करते हैं तो बोला जा रहा है O एट द सेंटर ऑफ द ईच फेज, 6 फेज होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 1 और ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स हमारा स्टोक्योमेट्री निकल के आ जाएगा A1 B1 O3। दिस इज द आंसर। ठीक उसी तरीके से बात करते हैं ये लीजिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको बना के लेके आना है
आंसर मैंने दे दिया है, बड़े ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, पूरे क्लासेस को रिवाइज करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, गुड डे।